Hello everyone, welcome to Education Point. Today we will discuss about the thyroid gland. सबसे पहले थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखोगे आप, पूरा फॉलिकल से बना हुआ है. किसके नीचे दिख रहा है आपको? लैरिंक्स के नीचे है. दैट मीन्स लोकेशन इज बिलो द लैरिंक्स, अबव द ट्रैकिया. किसके ऊपर है? अबव द ट्रैकिया. तो ये किसी ना किसी कार्टिलेज से अटैच होगा जिससे ये ट्रैकिया से जुड़ पा रहा है. ओके, तो ये हायालाइन कार्टिलेज से अटैच होता है. ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है. हियर अ सम कार्टिलेज जिससे ये ट्रैकिया के ऊपर अटैच है. द नेम ऑफ कार्टिलेज इज हायालाइन कार्टिलेज. ओके, अब आगे से ये आपको दिखाई दे रहा है दिस वन इज एच शेप, बटरफ्लाई शेप. ठीक है, पीछे से ऐसा नहीं होता. पीछे से अगर आप थायराइड ग्लैंड को देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको. ठीक है, ऐसे फॉलिकल्स लगे होंगे, यानी कि पीछे से एच शेप नहीं है, पीछे से जुड़ा हुआ नहीं है. अब ये आपको जो दिखाई दे रहा है पोर्शन जो नैरो हो रहा है, यानी दो लोब है और एक बीच वाले पार्ट से चिपके हुए हैं जैसे बटरफ्लाई का शेप. तो इस बीच वाले पार्ट को इस्थमस कहा जाता है. अब इस्थमस कोई एक पर्टिकुलर साइंटिफिक वर्ड है बायो का, कहीं पे भी नैरो एरिया आ जाता है तो उसको इस्थमस कहते हैं. कहीं पे ब्रॉड एरिया आ जाता है तो उसको एम्प्यूला कहते हैं. तो यहाँ पे नैरो आ गया, यहाँ पे एक नैरो एरिया आ गया, इसीलिए इसको बोला गया इस्थमस. तो ये दोनों लोब किससे अटैच है अगर पूछा गया तो इस्थमस से अटैच है. ओके, two lobes of a thyroid attached with the isthmus. Yes, this one composed by a follicular tissues and stromal tissue. दो टाइप के टिश्यू है, फॉलिकुलर टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू. लेकिन थायराइड हार्मोन कौन रिलीज करेगा? फॉलिकुलर टिश्यूज. फॉलिकुलर टिश्यूज ओनली रिलीज द थायराइड हार्मोन. ठीक है, थायराइड हार्मोन रिलीज कौन करेगा अगर क्वेश्चन पूछा गया? दिस वन इज फॉलिकुलर टिश्यूज. अब हार्मोन यहाँ कुछ स्पेसिफिक है बेटा. दिस वन इज अ आइडोथायरोनिन. दैट मीन्स आइडोथायरोनिन टाइप के है. दैट मीन्स आयोडीन के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है. यस, इसको बनने के लिए, इसकी सिंथेसिस होने के लिए आयोडीन डाइट में होना जरूरी है. आयोडीन सिर्फ आपको नमक से ही नहीं मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब में भी आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट्स में जा रहे हैं सॉइल के थ्रू, तो आपको मिल पा रहे हैं बेटा. हिली एरियाज पे जो पर्सन रहते हैं उनके डाइट में आयोडीन की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि वो खेती जो होती है, क्रॉपिंग उनकी जो हो रही है वो लैंड पे ना होके हिलीज एरिया में हो रही है. तो उसके इनके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनमें आयोडीन नहीं होता है. ओके, तो यहाँ पे दो कंटेंट आपने लिखे हैं T4 एंड T3. T4 दैट मीन्स इज अ टेट्रा आइडोथायरोनिन, T3 इज अ ट्राई आइडोथायरोनिन. ओके, दैट मीन्स ये आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इनसे रिलेटेड पहले बिफोर 5 ईयर अगर हम पहुंच जाए तो क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कि फिर भी याद करना जरूरी है. मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा ये बन कैसे रहे हैं. अब एक अमाइनो एसिड का नाम मैंने आपको बताया था, अगर प्रीवियस आपने वीडियोस देखी है तो एक अमाइनो एसिड का नाम पहले मैंने आपको बताया था बेटा, टायरोसिन. टायरोसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो आपकी बॉडी में खुद बनता है. जो अमाइनो एसिड आपकी बॉडी में खुद बनते हैं उसको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं. तो ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का टाइप है बच्चों. इसके लिए आपकी बॉडी रिस्क नहीं लेती है, खुद ही बना लेती है इसको. क्यों? क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्या बनने हैं? हार्मोन बनने हैं. ठीक है, इस ट्रायोसिन से एड्रेनलिन बनता है, नॉर एड्रेनलिन बनता है, मेलानिन बनता है. ठीक है, मेलेटोनिन बनता है. इसी से ही सॉरी तो टायरोसिन इन अमाइनो एसिड की चेन को आप
ठीक है, के ऊपर आप आयोडीन के मॉलिक्यूल लगा दो, I2 I2 I2। अगर ये 3 मॉलिक्यूल अटैच है, दैट मीन्स इज कॉल्ड अ T3 ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, ये ट्रायोसिन नहीं है, अब दिस वन बिकम अ थायरोनिन। ठीक है, अगर मैं 4 लगा देती हूं मॉलिक्यूल्स, या ऐसे ही 4 लगा लो, 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, दैट मीन्स इज अ फॉर्म अ टेट्रा आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। इनमें से कौन हमारा क्या है? थायरोक्सिन है। इसमें से कौन हमारा थायरोक्सिन है? थायराइड हार्मोन इज अ थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन इज अ थायरोक्सिन। ओके, थायराइड हार्मोन इज अ थायरोक्सिन, जिसको कहते हैं T4 वाला है बेटा। ठीक है, T4 वाला आपका थायरोक्सिन है। हालांकि ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? T3 होता है, लेकिन T3 आपका थायरोक्सिन नहीं है बेटा, T4 आपका थायरोक्सिन है, ये बात याद रखना। और T3 जो ये बना है ना, बाद में ये T4 में ही कन्वर्ट हो जाता है, T3 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं रिएक्टिव है, मतलब अनस्टेबल टाइप का है। अब इसके फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन जो कभी भूलना नहीं है आपको, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है बेटा। ठीक है, कॉपी में ये पॉइंट्स लिखकर आएंगे, आपके स्कूल में पेपर आएगा तो 2 या 3 मार्क्स का थायराइड ग्लैंड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आप लिख देंगे तो इतना इनफ है। थोड़ा सा और मैं इसके आपके डिजीज वगैरह करवाऊंगी, तो डिजीजेस भी आपको पता होने चाहिए, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे पहला इसका रोल है बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, इज इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता कि मैम ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है। एक्चुअली दिस वन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आपकी बॉडी में हो रही है बेटा। मेटाबॉलिक प्रोसेस में होता क्या है पता है आपको? कि प्रोटीन का बनना, कार्बोहाइड्रेट का बनना, फैट्स का बनना और इन्हीं का ही टूटना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ बन रहा है? आप कहोगे मैम ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ बन रहे हैं? जब ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में जो हमारे ब्लड में पहुंच गया है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होके आपके लिवर में स्टोर हो जाता है। दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। बच्चों, अमाइनो एसिड जो आपने खाया है प्रोटीन्स में कन्वर्ट होगा। कितने टाइप्स की प्रोटीन्स है? लॉट्स ऑफ एंजाइम हमारे प्रोटीन्स है, लॉट्स ऑफ हार्मोन हमारे प्रोटीन्स है। तो यस, दिस वन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाएगा और रेगुलेट करेगा। ठीक है, बढ़ाएगा भी एंड रेगुलेट भी कर रहा है। दैट मीन्स आप कह सकते हो रेगुलेट द मेटाबॉलिक रिएक्शन और इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड दैट मीन्स आरबीसी की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा या स्टिमुलेट करेगा। एनहांस, इंक्रीज, स्टिमुलेट, इन तीनों वर्ड में से आप कोई भी वर्ड अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हो। इट मेंटेन्स द वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि वाटर और आयंस के बैलेंस को रेगुलेट करेगा कि ब्लड में कितने आयंस होने चाहिए, कितने किडनी के थ्रू बाहर निकलने चाहिए। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अ ऑस्मोरेगुलेशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अ ऑस्मोरेगुलेशन। दैट मीन्स ये हार्मोन ऑस्मोरेगुलेशन की तरह भी वर्क कर रहा है। Next one, it is also regulate the menstruation cycle. In a female, it's also regulate a menstruation cycle. Yes. Next one, अगर बेटा डिजीजेस, अब हम डिजीजेस पे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है, एक हार्मोन और रिलीज करता है ये सी सेल्स, फॉलिकुलर वाले पार्ट से। फॉलिकुलर वाले पार्ट में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है बेटा, सी सेल जिनको कहा जाता है, सी फॉर, ठीक है, इसी के नाम पे बेस्ड इसका हार्मोन है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन एक ऐसा हार्मोन है बेटा जो कि आपके बोन के लिए काम करता है सिर्फ। ठीक है, ब्लड से कैल्शियम ले जाके ना बोन में डिपॉजिट कर रहा होता है, टीथ में भी डिपॉजिट कर रहा होता है, बोन में जनरली इज बोन में डिपॉजिट कर रहा होता है। ठीक है, बोन की थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस वन इज अ कैल्सीटोनिन, कैल्शियम कैल्सीटोनिन। ठीक है, सी सेल से रिलीज हो रहा है। और इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर प्रोटीन है। इसका नेचर बेटा प्रोटीन है, याद रखेंगे। इसका नेचर कैसा है थायराइड का? आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन नेचर है इसका, क्योंकि आयोडीन इन्वॉल्व हो गया इसमें। ठीक है, अच्छा
नेक्स्ट वन, अब इसकी डिजीज क्या क्या हो जाएंगे, डिजीज से क्वेश्चन आता है। हाइपोसिक्रेशन से, हाइपोसिक्रेशन को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायराइडिज्म अगर एडल्ट में होता है, दिस वन कॉज अ सिंपल ग्वाइटर, एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, आपने जनरली देखा भी होगा ग्वाइटर्स, ठीक है, नेक में दिखाई देता है, ये एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड्स कॉज हो जाता है ड्यू टू अ हाइपोसिक्रेशन, कम सिक्रेशन होने से थायरोक्सिन के। So simple goiter is a disease. Simple goiter. Okay. Next one, during a menstruation or a pregnancy period, during a pregnancy period क्या होता है, फीमेल्स का लेवल, थायराइड का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जब टेस्ट करवाया जाता है तो थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ आता है। लेकिन अगर ये थायराइड का लेवल कम हो जाए ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी, तो डेवलपिंग चाइल्ड जो है उसमें मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ नहीं कॉज हो पाती। थायराइड के लिए याद रखना बेटा, जैसे ग्रोथ हार्मोन आपका सिर्फ फिजिकल ग्रोथ करवाता था, लेकिन थायराइड हार्मोन आपका दोनों ग्रोथ करवाता है, मेंटल एंड फिजिकल। ओके, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ करवाने वाला हार्मोन यही है आपका थायराइड हार्मोन। तो जब ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी कम हो जाएगा थायराइड हार्मोन, तो क्या होगा, जो डेवलपिंग फीटस और डेवलपिंग चाइल्ड है उसका मेंटल आईक्यू इज लो एंड इज फिजिकल ग्रोथ इज रिटार्डेड। ओके, तो यहाँ पे कौन सी डिजीज कॉज हो जाती है, इसको बोलते हैं, चाइल्ड में जो डिजीज कॉज होती है क्रिटिनिज्म्स, क्रिटिनिज्म्स। ओके, क्रिटिनिज्म्स, क्रिटिनिज्म्स को ऐसे याद रखोगे, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, जिस फीमेल को प्रॉपरली डाइट वगैरह नहीं प्रॉपरली मिल पाती है रूरल एरियाज में, तब वहां पे ये बहुत सारे कंडीशंस में देखा जाता है कि जो न्यूबॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ यानी ग्रोथ इज स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ एंड लो आईक्यू लेवल। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रिएक्शन उसकी काम ही नहीं किया करा बेटा, बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम रह गई। ठीक है, जो अंदर ज्यादा चाहिए थी उस टाइम पे, आईक्यू लेवल इज लो। ठीक है, और हो सकता है डीफ म्यूटिज्म, आपको ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डीफ म्यूटिज्म। डीफ म्यूटिज्म का मतलब होता है, डीफ मतलब होता है बोल, अनप्रॉपर स्पीच। ठीक है, डीफ म्यूटिज्म दैट मीन्स अनप्रॉपर स्पीच की कंडीशंस भी हो सकती है बच्चे। दिस वन इज अ क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट वन, फीमेल्स में, अडल्ट फीमेल्स में अगर कमी हो रही है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इरेगुलर हो सकती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी प्रिवेंट करता है ना, ये लाइन भी एनसीईआरटी में दी हुई है। हाइपर सिक्रेशन से देखेंगे क्या दिया हुआ है, हाइपर सिक्रेशन, इसको हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। यस, हाइपरथायराइडिज्म्स। हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में बेटा क्या होता है, एक डिजीज कॉज होती है जिसका नाम है आपका ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, इस ग्रेव्स डिजीज को एक्सो ऑप्थेल्मिक डिजीज भी कहते हैं। एक्सो मतलब बाहर की तरफ आना और ऑप्थेल्मिक मतलब आईज, बल्गिंग आईज कॉज हो जाती है। बल्गिंग आईज मतलब ऐसी आईज जो बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे, और एनलार्जमेंट ऑफ अ ग्वाइटर भी हो जाता है साथ में। तो बल्गिंग आईज और ग्वाइटर्स एक साथ अगर कॉज हो रहे हैं, दैट मीन्स इज कॉल्ड अ ग्रेव्स डिजीज। याद रखेंगे इसको बेटा, ग्रेव्स डिजीज को एक्सो ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक वर्ड इज फॉर आईज, डिजीज भी कहते हैं। तो ये डिजीज आपको लर्न करनी है, आई थिंक सो लर्न हो गई होंगे यहीं पे, और इसके सिम्टम्स भी। ओके, तो थायराइड से रिलेटेड जितना भी अगर आपको नीट में भी आएगा तो यहीं से, इस पोर्शन से ही मिलेगा आपको, एनसीईआरटी से बाहर इस चैप्टर में कहीं कुछ नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो थायरोक्सिन वाला था रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपको समझाया। ये +2 में थोड़ा सा पार्ट बताया गया है, तो आपको एग्जाम में मिल सकता है। ओके, दैट मच। इससे क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।